हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज ये अपने सेशन के अंदर आज हम शुरुआत क्या करेंगे बच्चे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे एक नए सेशन की। और नए सेशन यानी नई यूनिट आप लोग जिसको बोल सकते हो। इस यूनिट के अंदर पढ़ा क्या जाएगा, हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी जिसको आप लोग कहते हो। इनहेरिटेंस यानी कि आप कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स, पेरेंट्स के करेक्टर्स जाते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। और जब ये अध्ययन करते हैं तो इसका पहला पार्ट हमारे पास में होगा, वो होगा मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडल्स के नियम को पढ़ना। ठीक है। सामान्यतः ये जो यूनिट हमारी आप सभी के सामने दिख रही है, ये आपकी अलग अलग 7 से 8 भागों में बटी हुई है। 7 to 8 पार्ट्स अलग अलग बटी हुई है। तो वही 7 से 8 भाग में इस यूनिट को पूरा हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स इस पे लगेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ये यूनिट हमारे पास में है। क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उनसे आएंगे, लेकिन आपको समझ होना ज़रूरी है। थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं इससे, तो वो भी हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम लोग पहले कंसेप्टों को सीखेंगे। पहला भाग है इस यूनिट का जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसको आप लोग कहेंगे। इसके बाद ऐसे ही करते करते सीक्वेंस में हम लोग अपने आधुनिक युग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग, कृपाल वेरी गुड मॉर्निंग, अल्पना वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देखो भाई, मेंडल एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइंटिस्ट नहीं थे, जो वैज्ञानिक नहीं थे। एक चर्च में पादरी का काम करते थे, है ना। और वहीं पर शिक्षक भी रहे काफ़ी समय तक, काफ़ी समय तक शिक्षक रहे। उसके बाद एक चर्च में पादरी भी रहे। और ये सब करते करते एक प्रकार से दिनचर्या अपनी पूरी करते करते इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। टीचर रहते रहते इनके अंदर मोटिवेशन आया कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। आप जानते हो मटर के पौधे पे हम सब पढ़ेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातें बताई इन्होंने, कुछ नियम दिए। हालांकि एक बात ध्यान रखें, मेंडल जब तक जो जो इन्होंने नियम दिए थे, सारे नियम इनमें से इनके एक भी नियम को हमारे जो एक्चुअल में साइंस थी उस समय, एक्चुअल में साइंटिफिक जो लोग थे, किसी ने भी स्वीकार नहीं किए। इनके सारे प्रिंसिपल को बोला नहीं भाई, दम नहीं है तेरे प्रिंसिपल में। और ये बेचारे अपने जीवन पूरा जी करके मर चुके हैं। मरने के बाद फिर कहानी शुरू हुई थी कि अरे मेंडल 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 कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। मेंडल जब तक जीवित थे इन्होंने जितने भी काम किए तो किसी ने इनके काम स्वीकार भी नहीं किए। सब लोग कहते थे भाई ठीक है रे, एक प्रूफ क्या है, प्रूफ तो नहीं है भाई, वो तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से दे सकते हैं। और मेंडल के टाइम पे हमारे साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट थे इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे कि वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते। ये तब वो जो मेंडल मर चुके थे बेचारे, मरने के बाद कुछ सालों बाद फिर कोई दूसरे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट जब किए सच में, तो देखा भाई ये क्या है, मेंडल ने जो कहा था यार उसकी बातें तो सारी सच हैं। हम बेचारे के पीछे पड़े हुए थे कि भाई एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने आज किए हैं, पता लगा। फिर मेंडल को भाई माना गया कि भाई मेंडल कुछ व्यक्ति बहुत बड़े थे, कुछ बहुत अच्छा उन्होंने किया था। मतलब तो देखो आप लोग, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कुछ व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में इतना कुछ कर जाते हैं और जीते जी उसका श्रेय भी नहीं ले पाते हैं। उसका मतलब ये भी नहीं ले पाते कि मैंने कुछ किया है। मरने के बाद अब कौन जानता है किसने क्या किया था भाई, वो तो जा चुके बेचारे। तो हम अपनी कहानी को वहीं से शुरू करेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। मेंडल ने कैसे क्या किया, कैसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उस चीज़ से, वो सब बातें। यस गायत्री वेरी गुड मॉर्निंग भाई, राजकुमार वेरी गुड मॉर्निंग, भारती गुड मॉर्निंग, श्रुति वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए शुरुआत किया जाए हमारे द्वारा। तो ये पहला पार्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी का। और एक बात सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, मैं आपको एक बात सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चा एक ही एग्ज़ाम नहीं देता है, सभी बच्चे सारे एग्ज़ाम देते हैं। और अपने छोटे से छोटा अगर एग्ज़ाम की बात करें ना, टीचिंग का वर्ग 2 का एग्ज़ाम ये बच्चे आप देते हो, वर्ग 1 का देते हो, सेट या नेट का एग्ज़ाम आप लोग देते हो, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो। भाई कोई भी एग्ज़ाम दे लियो, इक्वली वेटेज रखता है ये टॉपिक। दुनिया का कोई एग्ज़ाम दे लियो, सारे एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक जो है ना इक्वली वेटेज रखता है, उसी थीम पे, उसी पैटर्न पे। और उतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एग्ज़ाम के प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो इसको तो किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक अच्छे से करेंगे तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो और बाकी की बेटर समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत किया जाए भाई। ओके सर।
जो इन्होंने मेंडल ने प्रिंसिपल दिए थे ना, पहला प्रिंसिपल जो था उसको बोलते हैं डोमिनेंस का प्रिंसिपल, दूसरा है सेग्रीगेशन का और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस बोलते प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता ये हम बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, अलगाव का प्रिंसिपल है ना। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, असॉर्टमेंट अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन। प्रभाविता, अलगाव, स्वतंत्र अपव्यूहन। होगा क्या मीनिंग समझाऊंगा, सारे के सारे एग्जाम्पलों से बताऊंगा भाई, सारी चीज़ें करके बताऊंगा आपको, इतने सारे टर्म्स। तो कुल मिलाकर के 3 प्रिंसिपल थे जो मेंडल ने दिए थे हमें। ये 3 प्रिंसिपल को आपको इस यूनिट का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसमें आपको 3 पार्ट को पढ़ना है। क्लास चाहे 1 लगे चाहे 2 लगे चाहे जितने भी लगे, पहले पार्ट में मेंडल के नियम को पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट फिर अलग से शुरू होगा। चलो भाई, सबसे पहले समझो इनहेरिटेंस जो है ना बच्चे, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ट्रेट्स यानी लक्षण एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। हमने इनहेरिट किया, विरासत में हमें क्या मिला? विरासत में एक तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। विरासत में हमें प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती, विरासत में तुम स्वयं जो खड़े हो तुम भी तो विरासत हो किसी की, तुम भी तो, तुम्हारे अंदर जो लक्षण हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो भी तुम्हें माता पिता से विरासत में मिले हैं। तुम काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, जैसे भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमें विरासत में अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफ़र हुआ है। इनहेरिटेंस के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसकी शुरुआत ग्रेगर जोहान मेंडल जो था बच्चे उन्होंने की। इन्होंने जो पी प्लांट है ना, जिसको आप पाइसम स्टाइवम बोलते हैं, उसके ऊपर प्रयोग करके हेरेडिटी के मूल नियम प्रस्तुत किए बच्चे। इसी कारण मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, मैंने कहा आपके एग्जाम की यूनिट तो है ही, हम पढ़ तो आप ही के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता चुका कि सभी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलने वाली है। कोई भी एग्जाम दे लो जिंदगी में, अभी तो आप अपने बैच के लिए पढ़ रहे हो, अपने बैच में पढ़ रहे हो, काम सब में आएगी, भाई ध्यान रखना। ओके सर, अब मैंने कहा कि भाई सबसे पहला ही जो कंसेप्ट हमारा आया कि मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए, और यहीं से क्वेश्चंस बहुत बने हैं, आज तक बहुत क्वेश्चन बने हैं कि भाई व्हाई डिड मेंडल ने चूज किया किसको? पी प्लांट यानी पाइसम स्टाइवम जो प्लांट है, मेंडल ने इसी को क्यों चूज किया भाई? क्या उसको ऐसा दिखा इसके अंदर कि भाई यही प्लांट है जो तुम्हारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर सकता है? देखो यार, अब ये तो था नहीं उस समय पे कि तुम माइक्रोस्कोप लगे बैठ जाओ और एक एक चीज़ को आप खोल के देखो किसी प्लांट को। उस समय ऐसा था कि भाई कोई ऐसा प्लांट चाहिए जिसको एक तो मैं आसानी से अपने गार्डन में उगा सकूं, दूसरी बात है ऐसा प्लांट हो जिसके अंदर कई प्रकार के करेक्टर्स पाए जाएं, कई प्रकार के गुण पाए जाएं। सपोज करो कि आदमी सिर्फ काला ही होता, आदमी सिर्फ लंबा ही होता, आदमी सिर्फ मोटा ही होता, कोई दूसरा करेक्टर होता ही नहीं, तो फिर स्टडी क्या करनी है? सबको पता है कि फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये तीनों गुण जाएंगे, मोटा, काला, जो भी है, समझ रहे हो बात को, लंबा, यही तो गुण जाएंगे भाई। जब एक ही करेक्टर, कुछ ही करेक्टर हो, दिक्कत आती। तो मटर के पौधे में पहली बात तो वैरायटी बहुत थी, कई सारे करेक्टर्स थे जिनसे डिसाइड कर सकते थे कि भाई एक प्लांट की एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कौन सा करेक्टर जा रहा है, आसानी से देख सकते थे उसको, आसानी से गार्डन में उगाया जा सकता था, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण थे, कम छोटा जीवन काल था, कम समय में ही आपका उगा के तैयार किया जा सकता था। देखो अब इन चीज़ों को लिखा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें थी भाई? सबसे पहली बात, शॉर्ट लाइफ साइकिल, कम जीवन चक्कर, मतलब जो पी प्लांट है ना उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है। एक सीड से एक पूरा प्लांट बनने और फिर उसकी नई पीढ़ी के सीड बनने का समय बहुत कम लगता है, इसलिए मेंडल ने कम समय में ही कई जनरेशन का अध्ययन कर पाए। वो जल्दी जल्दी उगा करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, कम समय में ज़्यादा उन्होंने जनरेशन्स को देखा, ऑब्जर्व किया। दूसरी बात है इजी कल्टीवेशन, आसानी से खेती करी जा सकती। पी प्लांट को उगाना और उसकी देखभाल करना बहुत आसान है, इन्हें कम स्थान में और बड़ी संख्या में उगाया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पे प्रयोग किए उन्होंने अपने। तीसरा, नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ का मतलब है कि एक ही प्लांट है, उसी के मेल और फीमेल सेल आपस में मिल जाएं, अपने आप से पोलिनेशन हो सकता है। जो आपके मटर के फ्लावर्स हैं ना वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, इससे क्या होता है, प्योर ब्रीडिंग लाइन आसानी से बनाई जा सकती है और जेनेटिक प्योरिटी बनी रहती है।
2-3 शब्द यहाँ पर यूज हुए हैं। वैसे तो अगर आप लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो तो ये सारी बातें आप लोग पहले भी जान के आ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये मान लीजिए एक फ्लावर है, ये कोई भी फ्लावर है बच्चे, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, सपोज करो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट। एक ही फ्लावर में दोनों हैं, तो एक ही आपके फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के अंदर सेल चली जाए तो नया प्लांट बनेगा, नया सीड बनेगा। तो मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस का मतलब होता है कि अलग प्लांट है, यहाँ अलग प्लांट है, उस प्लांट का मेल फ्लावर का जो मेल सेल है वो जा करके इस प्लांट के फ्लावर में आए, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जेनेटिक थोड़ी वैरायटी होगी, इसके अंदर अलग जेनेटिक वैरायटी होगी। तो फिर ये जब दो अलग अलग प्रकार के जीन्स आएंगे ना, तो नया जो सीड बनेगा उसमें जेनेटिक रूप से थोड़ी वैरायटी आ जाएगी, थोड़ी सी मिलावट आ जाएगी, तो प्योर लाइन नहीं होगा। प्योर लाइन का मतलब यही होता है मेरे भाई, प्योर ब्रीडिंग लाइन का मतलब यही होता है कि जैसा जीन्स है आइडेंटिकल ही अगली जनरेशन में चलें। तो प्योर लाइन के प्लांट प्राप्त हो सकते थे इससे, भाई इन्होंने जो सीड बनाया है वो प्योर सीड रहेगा अगली जनरेशन तक, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। फिर दूसरी बात ये कहती है आपका कि भाई आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन भी आसान है इसमें। आप कहोगे सर आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई प्योर जर्म लाइन तैयार हो जाती क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन होता है, बाहर से कोई मिक्स नहीं होता है कोई दूसरा फ्लावर का मेल सेल। भाई अब इनको एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में इनको प्योर प्लांट तो चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में इनको ऐसे भी तो प्लांट चाहिए ताकि प्योर, एक प्लांट प्योर ले लिया, एक दूसरा प्लांट, उनको इन्होंने क्या कराया, क्रॉस करवाया, तो अगली जनरेशन पैदा हुई। अगली जनरेशन के जो सीड बनेंगे उसमें क्या वैरायटी आई, तभी तो पढ़ पाएंगे। इसको प्योर भी चाहिए और इसको क्रॉस भी करवाना आगे चल के। तो इन्होंने क्या किया भाई, अब इन्होंने एक और चीज देखी कि जो मटर का पौधा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही फ्लावर है ना, ये एक ही फ्लावर है, ये इसके अंदर आपका फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ये भी मेल पार्ट मान लो। तो इन्होंने क्या किया, ये एंथर जो है ना, ये मेल पार्ट, इसको हटाना आसान था, ये एंथर को हटाना आसान था, बोला इस फ्लावर को सिर्फ फीमेल रहने दो। फिर बोला अब दूसरा जो प्लांट है ना वहां से हम मेल सेल लेकर के आएंगे, मतलब क्रॉस करवाएंगे दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक्सपेरिमेंट में आगे क्रॉस भी करवाना था इनको, तभी तो देखेंगे कि अगली जनरेशन में क्या हो रहा है। तो वो भी आसान था, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन आसान था। मतलब मेंडल ने आवश्यकता पड़ने पर जो एंथर्स है ना उनको हटा दिया, एंथर हटाने को बोलते हैं एमस्कुलेशन, और दूसरे पौधे का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी उनकी इच्छा के अनुसार आसान हुआ। फिर बच्चे प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टरी सब सुना है ना, विपरीत कैरेक्टर्स ये भी मेरे भाई बात है। विपरीत कैरेक्टर मतलब सर भाई कोई भी हम प्लांट लिया है, उस प्लांट के अंदर मैंने कहा ना, जैसे ह्यूमन अगर सारे ही काले होते, सारे ही लंबे होते, सारे ही मोटे मोटे आदमी होते, एक ही कैरेक्टर होता, तो अगली जनरेशन में स्टडी क्या करते, वही जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ आदमी ऐसे हैं जो काले हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो गोरे हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो ना काले ना गोरे, कुछ आदमी ऐसे हैं जो लंबे हैं, कुछ ऐसे जो छोटे हैं, कुछ ऐसे जो मीडियम हैं, कुछ ऐसे हैं जो मोटे हैं, कुछ हैं जो थोड़े से पतले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पतले। यानी एक काला, एक गोरा, एक लंबा, एक छोटा, कॉन्ट्राडिक्टरी गुण है ना। ऐसी मटर के पौधे में बहुत सारे उल्टे गुण थे कि मटर का पौधा ऐसा भी हो सकता है, इसके अपोजिट में लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिनसे क्या हो गया कि भी अगली जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर जा रहा है उसको आसानी से स्टडी कर सकते थे कि कौन सा कैरेक्टर अगली जनरेशन में नहीं गया, कौन सा कैरेक्टर यहीं रह गया, कौन सा कैरेक्टर जो है एक जनरेशन में नहीं आया फिर अगली जनरेशन में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, गुण थे, जिनका आसान होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये देखो, ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं भाई, याद रखना, इस बात को आप लोग समझ के चलेंगे। जैसे सीड की शेप को देखें हम, सीड की शेप को देखें तो राउंड भी हो सकती थी और भाई वो रिंकल्ड वाली भी, झुर्री वाली भी हो सकती थी। सीड का कलर देखें तो वो येलो भी हो सकता था मटर के पौधे में, और सीड कलर ग्रीन भी हो सकता था।
फ्लावर के कलर की बात करें तो पर्पल भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी अपनी प्रॉपर्टी है। स्टेम की हाइट की बात करें तो लंबा भी हो सकता है, बोना भी हो सकता है। पोड जो फली होती है, फली की शेप इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। पोड का कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे भी हो सकते हैं और टर्मिनल पे मतलब सबसे ऊपर भी हो सकते हैं या एक्सिस के ऊपर कहीं दूसरी जगह भी हो सकती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे कि भाई अलग अलग कई ट्रेट पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा ट्रेट हैं उतने एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा किए जा सकते हैं, उतने ज़्यादा कंक्लूजन निकल के आएंगे, उतनी जल्दी हम चीज़ों को पता कर पाएंगे। ये सारी बातें इन्होंने देखी भाई। फिर बच्चे एक और जो करेक्टर था वो था सर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, अधिक संतति उत्पादन। अधिक संतति उत्पादन मतलब एक ही बार में कई आगे नए प्लांट उत्पन्न किए जा सकते, एक ही प्लांट से बड़ी संख्या में कई सीड उत्पन्न हो सकते थे। इससे मेंडल को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में डाटा उपलब्ध हो जाता था। एक ही प्लांट से कई सीड मिले, सारे सीड को देखा तो डाटा ज़्यादा इकट्ठा हुआ, इस सीड में ऐसा हुआ, इस सीड में ऐसा हुआ, ज़्यादा डाटा इकट्ठा हुआ। फिर बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन, ये बता चुका आपको, प्योर लाइन भी आपको अवेलेबल थी। फिर डिस्टिंक्ट एंड इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट, और जो गुण आपके नए प्लांट में सीड में आते थे ना उनको आसानी से देखा जा सकता था। पीला है कि हरा है, पोड का कलर क्या है, पोड की शेप क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, जितने भी ट्रेट्स थे ना आसानी से विजिबल थे। मतलब वो ऐसा नहीं था कि उनको देखने के लिए ही इनको बहुत ज़्यादा आपका वो करने पड़े। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ओके सर, ये थी बातें जो आप सभी के सामने हैं। और अभी तक जो मैंने 5-7 बातें बताई है ना, क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, भूल मत जाना इस बात को, इस बात को भूल मत जाना। अब तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ एक बार पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे क्या? जो तुम्हारे सामने अभी लिखा हुआ है ये वही है जो मैंने बताया। क्या बताया था मैंने अभी आप सभी को? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दो अल्टरनेटिव रूप होते हैं जो किसी एक ही करैक्टर के बिल्कुल विपरीत एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस का अध्ययन करने के लिए ऐसे ट्रेट को चुना था जो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हो। तो किसी करैक्टर के दो विपरीत रूप है ना, जैसे टाल प्लांट का विपरीत है ड्वार्फ प्लांट हो गया, जैसे प्लांट की हाइट, जैसे दोनों कॉन्ट्रास्टेड हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी चीज को बोलते हैं। ओके सर, अभी भाई मैंने नियम कोई भी शुरू नहीं किया। अभी नियम जब मैं समझाऊंगा, नियम तो छोटा सा होगा, लेकिन नियम जो आपका कहता है एग्जैक्टली वो डेफिनेशन आप लोग तब समझ पाओगे जब मैं आपको पहले कुछ प्रॉपर्टी बता दूं। चलिए भाई, तो अभी ये जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि ताकि मेंडल के नियम आपको समझ में आ जाए, मैं आपको बिल्कुल उतना सिंपल करके लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक तो भाई आपका शब्द होता है जीन। जीन शब्द बार बार आएगा। एक शब्द आपका आएगा फिर एलील्स। एलील्स, जीन्स और एलील में डिफरेंस क्या? देखो, हमारे इनहेरिटेंस की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन कहलाती है। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब हमें माता पिता से जो भी करैक्टर मिले हैं वो करैक्टर किसी न किसी मॉलिक्यूल के रूप में हमारी बॉडी में आए होंगे। तो जो मॉलिक्यूल हमें हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आता है, जो भी करैक्टर हमारे पेरेंट्स की बॉडी से हमारी बॉडी में आता है, उसी करैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस करैक्टर का नाम होता है जीन। वो मॉलिक्यूल का नाम है जीन। वो मॉलिक्यूल आएगा तो एक जीन आया, जीन आया तो हमारे पेरेंट्स से
कैरेक्टर आया हमारी बॉडी में। ठीक है, सुने ना, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये तो होता है सर आपका जीन, कि हमारे पेरेंट्स से जो एक मॉलिक्यूल आया जिसने हमारी बॉडी का साइज डिसाइड किया, हमारा कलर डिसाइड किया, कैरेक्टर हमारे अंदर जो आया। एलील क्या है? एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उनको एलील्स बोलते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 2-2 घंटे किताबें और नेट पे सर्च करते हैं तो भी एलील समझ में नहीं आता कि सिर्फ जीन और एलील में क्या अंतर है। देखो भाई, सपोज करो आपकी बॉडी में आपके पिता से ये जीन आया, टी जीन। टी मतलब टॉल, कि आपकी हाइट लंबी होने वाली है, ये आपका जीन आपके पिता से आपके बॉडी में आया। अच्छा, दूसरा बच्चा है, उसकी बॉडी में ये स्मॉल टी वाला जीन आया। स्मॉल टी का मतलब होता है हमारी बायोलॉजी में कि आप उसकी हाइट छोटी होने वाले, ड्वार्फ होने वाला, वो लंबा नहीं होएगा। मतलब इस जीन ने क्या डिसाइड किया? बच्चे की हाइट। इसने क्या डिसाइड किया? बच्चे की हाइट। दोनों ही जीन ने सेम ही करेक्टर को डिसाइड किया ना, मतलब एक ही करेक्टर के लिए अल्टरनेट ऑप्शन है, या तो टॉल वाला जीन आएगा या स्मॉल वाला। तो मेरे भाई इनको बोलते हैं एलील्स कहा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। एलील्स का मतलब यही होता है, लिखा भी हुआ है, कि एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, जो लंबाई डिसाइड करने वाला जीन है उसी के 2 रूप या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनका एलील्स का। जैसे टी है, ये टॉल के लिए होता है, स्मॉल टी है ड्वार्फ के लिए होता है ना, तो इनको बोलते हैं हम लोग एलील्स बोलेंगे। अब इनमें भी एक शब्द यूज होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है किसी के अंदर जो आपके ये दोनों ही एलील एक समान हो, मतलब कि हमारे अंदर आपको पता है कि हमारे अंदर जो जीन्स का पेयर बनता है, एक मदर से मिलता है एक फादर से, तो पेयर तो बनेगा। तो दोनों ही एलील अगर एक समान हो, चाहे तो कैपिटल टी हो, चाहे स्मॉल टी हो, तो इनको बोलते हैं होमोजाइगस। इसको ही बोलेंगे होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ऐसे ही होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों एलील अलग हो, एक हमारे जो जीन्स का पेयर है उसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी। हो सकता है पिता से कैपिटल टी आ जाए, माता से स्मॉल टी वाला आ गया, तो जो एलील का पेयर बनाना ये अलग अलग हैं, तो इनको बोला जाता है हेट्रोजाइगस। ठीक है सर, हेट्रोजाइगस कहेंगे इनको हम। फिर अगली बात, अब एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। एक शब्द होता है जीनोटाइप, एक शब्द होता है फिनोटाइप, याद रखिए भाई। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा व्यक्ति गड़बड़ हो सकती है, कोशिश करता हूं कि व्यक्ति ही लगे। ठीक है, लो भाई, तुम्हारी तरफ नहीं देखने दूंगा, दूसरी तरफ देखेगा ये। सपोज करो भाई कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर अपने पेरेंट्स से, माता पिता से कोई ना कोई तो एलील मिले होंगे। मान लो इसको एलील मिले कैपिटल टी, माता से भी वही मिला, पिता से भी, मान लो इसके अंदर एलील हैं होमोजाइगस। ये आदमी कैसा है? ये आदमी है लंबा, ये आदमी अपने जीवन में लंबा हुआ। इसके अंदर जो एलील का पेयर है इसको कहा जाता है जीनोटाइप। और ये आदमी दिख कैसा रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। ध्यान रखना भाई, 2 चीजें हैं, समझ में आ गई बात? एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप भाई, ठीक है ना? 2 चीजें। जीनोटाइप मतलब अंदर कौन सा जीन आया है, कौन से एलील्स का पेयर है, और फिनोटाइप मतलब तुम्हें दिख कैसा रहा है। जीन कुछ भी हो, दिख कैसा रहा भाई, लंबा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, विजिबल क्या है तुम्हारे सामने, दिखने वाली चीज होती है फिनोटाइप, ठीक है। और ये अंदर वाली जीनोटाइप। समझ गए बात को? जीनोटाइप, जी मतलब बताओ, जी मतलब क्या होता है? सर जी, मम्मी जी, पापा जी, है ना? जब भी हम किसी के सामने जी लगाते हैं तो मतलब उसे रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने का मतलब, रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? अंदर से आती है। रिस्पेक्ट अंदर छिपी होती है।
तो जी वाली जो चीज़ है ना वो अंदर होती है। पी पर्सन, पी से पर्सन कर लो। पर्सन जो होता है वो बाहर से दिखता है, ये पर्सन है, ये जानवर है, तो ये बाहर वाली चीज़ फिनोटाइप है ना। पी से पर्सन बाहर वाली और जी से आपका अंदर वाली चीज़ जो है, इज्जत अंदर से होती है, रिस्पेक्ट अंदर से, जीनोटाइप अंदर होता है। फिनोटाइप पर्सन बाहर से दिखता है, ये पर्सन है, ये बिल्ली है, कुत्ता है, ये भेड़ है, ये बकरी है। तो दोनों याद रखना भाई, जिन ये बार बार आएंगे सब। मैं बार बार फिर आगे ये नहीं बताऊंगा, मैं आगे जब भी हमारी टर्म होगी, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार टेबल वेबल बनानी पड़ती है, तो फिर है ना मैं सीधा बोलूँगा जीनोटाइप या फिनोटाइप, जीनोटाइप या फिनोटाइप, ऐसे शब्द यूज होंगे तब तक। लेकिन आप सभी को अपनी तरफ से पक्का तैयार होना पड़ेगा। ओके ओके सर जी, पढ़ें आगे। चलो भाई, तो ये लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होती है जीनोटाइप, और विजिबल जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है फिनोटाइप। अब आ जाओ भाई, यहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम अपना। मेंडल के नियम जो हैं उन बातों के ऊपर डिस्कशन करना हमारा शुरू होता है यहाँ से। क्या भाई साहब ने, मेंडल जी ने कहा आपको, ये चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखें पहला नियम, चलो भाई, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल का पहला नियम पे आ जाओ। अब आसान लगेगा, कुछ खास बात नहीं है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्या स्टेटमेंट दिया भाई साहब ने, इन्होंने कहा भाई सुनो सुनो दुनिया वालों, बोले क्या, मतलब जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स का मतलब दोनों अपोजिट, एक टॉल वाला है तो एक ड्वार्फ वाला है, ठीक है। कल्पना करें सर, इसके नाक का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों गड़बड़ ठीक कह रहे हो भाई तुम, ये बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल तुमने कहा, है ना। तो क्या पता भाई जीनोटाइप ठीक हो, फिनोटाइप बिगड़ गया हो किसी इसकी खुद की हरकत की वजह से, हरकत की वजह से गिर गया हो कहीं पे, है ना, शरारत करता हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो वो जरूरी नहीं है दोनों चीज़ें आपकी गड़बड़ अंदर से ही हो। अंदर से हो सकता है जीनोटाइप सही हो, बाद में बिगड़ सकता है। हाँ, फिनोटाइप वाली बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि वो गड़बड़ में है। तो भाई जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स एक साथ उपस्थित होते हैं ना, तब केवल एक ही एलील अपना प्रभाव व्यक्त करता है जबकि दूसरा दब जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट है पहले नियम की, ठीक है, ये आपका से पहले नियम की ठीक है। अल्पना ने जैसी बात करी ना, ऐसे बात क्या करो तुम लोग सारे, क्या करो डायलॉग मारा करो। डायलॉग कैसे, ऐसे वाले जो कि जिसमें साइंस की टर्म यूज होती हो। घर पे भी क्या करो ऐसे ही, घर पे अपने दोस्तों में सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोज एक नियम बना लो। क्या साइंस की तुमने 5 या 10 टर्म के रट्टे मार लिए सुबह उठते ही, आज कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, आस पड़ोस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके उनके साथ बैठो, तो तुम्हें वादा कर लो खुद से कि तुम्हें ऐसे 4-5 डायलॉग मारने हैं कि जिसमें साइंस की टर्म यूज होती हो। एक तो पहला फायदा तो ये होगा कि तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। दूसरा ये होगा कि तुम्हारे आस पड़ोसी ये सोचेंगे भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का लड़की है, भाई तो इंटेलिजेंट है, तो पढ़ती है, देखो कितनी साइंटिफिक टर्म्स वाली बात कर रहा है, और अपने को ऐसा कोई खास मतलब है नहीं, अपन तो मजे ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो बड़ी बेनिफिट होता है इन चीज़ों का। ये एक तो डायलॉग आज मारना, जीनोटाइप फिनोटाइप पे तुमने जा करके अपने पड़ोस में दोस्तों को कॉल लगाना, जो भी जिनसे काफ़ी दिन हो गए बात हुए, ऐसे ही डायलॉग मारना भाई, सारे एक एक बार मारना अपने सभी दोस्तों को, मज़ा आएगा तुम्हें भी। और वो तुमसे पूछेंगे ना ये क्या होता है, फिर बोलना अनपढ़, तुम्हें पता भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या, फिर मज़े लेना उनके। समझ में आ गई बात भाई। तो आई कहाँ से, अभी समझाया नहीं मैंने। मैंने कहा कि इसने कहा दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स हों, मान लो कि मेरी बॉडी के अंदर, सपोज करो भाई, सपोज करिए एक बात को आप, है ना, कि ये कोई भी व्यक्ति है, और अब की बात थोड़ी इसके हेयर डिजाइन ठीक करता हूं मैं, कोशिश तो करूंगा पक्का। हम्म, ये व्यक्ति भाई, अब इसके अंदर ये मैं करता हूं कि ये व्यक्ति अच्छा लंबा है, सपोज करो टॉल है। अच्छा, इस व्यक्ति के अंदर एक टी वाला जीन है और एक है ये वाला जीन। इस व्यक्ति के अंदर जो जीनोटाइप है ना, सपोज करो ये है, इस व्यक्ति के अंदर मेरे भाई मान लो ये वाला जीनोटाइप है, ये वाला, है ना,
एक तो कैपिटल टी मिला इसको, मम्मी या पापा में से एक से कैपिटल टी मिला और एक से इसको मिला स्मॉल टी। सपोज करो 2 चीजें इसको मिली हैं। अब इस व्यक्ति के अंदर होगा क्या, जैसा कि इन्होंने कहा, मेंडल ने इन्होंने कहा भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग अगर ट्रेट्स हैं या एलील्स हैं कि भी एक लंबे का एक छोटे का, एक काले का एक गोरे का है, तो इस बच्चे के अंदर इनमें से एक तो जो है ना, इनमें से एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डोमिनेंट और एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब है कि भाई वो छुप जाएगा और ये प्रभावी हो जाएगा। मतलब मैं इधर लिख दूं तो एक हो जाएगा प्रभावी यानी डोमिनेंट और का दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव यानी छिप जाएगा। जिससे क्या होगा, जो छिप गया वो इस बच्चे के अंदर आपको फिनोटाइप नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कौन सा, जो प्रभावी हो गया। मतलब ये टोल वाला लंबे वाला जीन प्रभावी हो गया, अब ये बच्चा आपको लंबा दिखेगा। भाई ध्यान रखना, ये बच्चा कैसा दिखेगा, ये आपको लंबा दिखेगा, ये आपको लंबा दिखेगा। यही बात थी आपकी इसकी। पहली बात इसने क्या क्लियर करी, बोला बच्चे के अंदर सुनो एलील्स आते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स भी आते हैं, लेकिन बच्चा दिखेगा वही जो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट होगा वैसा बच्चा दिखेगा। अगर काले वाला जीन डोमिनेंट होगा बच्चा काला दिखेगा, गोरे वाला होगा बच्चा गोरा दिखेगा। अगर बच्चे के अंदर लंबे वाला जीन डोमिनेंट हो गया वो दिखेगा। तो जीनोटाइप में से एक एलील डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। ये बात थी पहली और यही है पहला नियम। जो एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जो डोमिनेंट है उसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं और जो दबा हुआ है उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। समझ गए ना, ये 2 प्रकार के एलील्स होते हैं। अब आगे चल के तुम्हें बार बार ये आएंगे, डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, पहली जनरेशन में कौन सा होता है, दूसरी में कौन सा होता है। कुछ बातें ऐसी ऐसी फिक्स भी होती हैं, तो फिक्स वाली बातें जो होंगी उनको हमें देखना ही पड़ेगा। ओके सर जी, अब ये कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया इन्होंने, आ जाओ भाई। ये रहा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए, ये हमारे पास चीज़ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है भैया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, देखो मोनो का मतलब क्या है समझ लो, आज के बाद गड़बड़ मत करना। मोनो मतलब एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ इनका, यानी एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक ही करेक्टर ऐसा था जो अपोजिट था, उस पे एक्सपेरिमेंट। मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड तो आप जानते हो 2 का मिलन, और क्रॉस आप जानते हो 2 अलग अलग प्रकार के। चलो समझाता हूं आपको कैसे हुआ ये मोनो हाइब्रिड, क्या मतलब निकला। जैसे देखो मोनो मतलब ये कि भाई जैसे स्मॉल, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, बस ये मोनो मतलब एक ही प्रॉपर्टी है जो जिनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं। एक्सपेरिमेंट में यही हम देख रहे हैं, नहीं तो हम इसके साथ और भी ले सकते हैं। और भी कैसे लेंगे, थोड़ा इंतजार करो, दूसरा नियम आने दो, फिर 2 लेके बताऊंगा आपको। ऐसे करते करते सबका बता दूंगा, जितने करेक्टर हम ले सकते हैं उनका कैसे हमारी टेबल बनती है। आपको पनेट स्क्वायर होता है, पनेट स्क्वायर सिखाऊंगा ना तब आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो 22 ने कहा पेरेंटल जनरेशन है, मान लो P, ठीक है सर, ये पेरेंटल जनरेशन है। उसमें क्या किया हमने, उसमें जो टॉल प्लांट है उसके अंदर मान लो T और T होमोजाइगस एलील्स हैं, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसके अंदर ये मान लो स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस एलील्स हैं। ठीक है सर। अच्छा बात क्या हुई, गैमेट कौन से हैं बताओ भाई। टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट में एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, ये पेरेंट वाले जनरेशन की बात है। मान लो मेल फीमेल या फीमेल मेल जो ही मान सकते हो। अब इनमें कितने एलील्स हैं बता सकते हो, गैमेट। भाई एक चीज बताओ, जब ये मान लो फादर है, ये मान लो मदर है, फादर से और मदर से बच्चा कैसे होगा, बच्चा होने के लिए इनको अपनी एक सेल बनानी पड़ेगी और मदर को भी एक सेल बनानी पड़ेगी। जब ये सेल मिलेंगी तभी तो आपकी नई जनरेशन उत्पन्न होगी। अब जब भी सेल बनती है तो आपको पता है सर, जब भी कोई रिप्रोडक्टिव सेल बनती है तो मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब इनमें से एक ही जाएगा, ये चला गया एक। अब इनमें से भी कोई एक जाएगा तो बोला हाँ सर, मान लो इनमें से एक ये चला गया। अगली जनरेशन में दोनों सेल मिलेंगी तो अगली जनरेशन में जो एलील्स हो गए वो कैसे हो गए सर, अगली जनरेशन में तो ये एलील्स हो गए। समझा रहा हूं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहां तक समझ लो। तो मैंने कहा भी गैमेट कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी यही तो हैं। अब ये किस में आए,
गैमेट में, भाई गैमेट का मतलब जो सेल बनी, जो पेरेंट में से माता पिता की तरफ से जो गैमेट बना, पिता की तरफ से जो रिप्रोडक्टिव सेल बनी और माता की तरफ से जो रिप्रोडक्टिव सेल बनी, दोनों सेल के अंदर क्या है, एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी। अब जो पहली जनरेशन होगी, पहली जनरेशन क्या होगी, दोनों के मिलने से ही तो बनेगी, दोनों की रिप्रोडक्टिव सेल मिलेंगी, मिलते ही साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। मतलब फिनोटाइप कैसा बना, फिनोटाइप कैसा बना, फिनोटाइप आपका बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। जितनी भी जनरेशन होंगी भाई, पहले बच्चे जितने पैदा होंगे ना इनके सारे के सारे यही आपका क्या होगा, जीनोटाइप होगा। अब सर जब ये जीनोटाइप है ना, इसने कहा सुनो, जो टोल वाला होता है ना वो डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट होने से क्या होगा, जितनी भी पहली संतानें पैदा होंगी सारी कैसी होंगी, टोल होंगी। मतलब एक टोल प्लांट है ये मटर का, ये डॉर्फ प्लांट है, इनसे पहली जनरेशन में कितने भी बच्चे होंगे ना, सारे के सारे पहली जनरेशन वाले कैसे होंगे, टोल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, इन्होंने नियम में क्या बताया था कि एक एलील जो है वो डोमिनेंट होता है तो वही दिखेगा, सारे के सारे लंबे पैदा हुए। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप कैसा, जीनोटाइप क्या था, ये था, और इसमें से क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट कौन सा होता है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, बोला टोल वाला जो है ना वो डोमिनेंट होता है, इसलिए सारे के सारे क्या दिखेंगे, बड़े। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आए कि जो पहली जनरेशन अभी अभी हमने उत्पन्न करी ना, इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाई नहीं दिए। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि भाई डोमिनेंट कौन है, टोल वाले प्लांट डोमिनेंट हैं, क्योंकि हमने देखा सारे के सारे टोल पैदा हुए जबकि जीन्स दोनों थे। इसका मतलब एक डोमिनेंट हो गया। कौन सा डोमिनेंट हुआ, टोल वाला। तो इसलिए लंबे पैपे, इसलिए इन्होंने कहा कि टोल वाला ट्रेट जो है डोमिनेंट है भाई। तो डोमिनेंट जो एलील है वो फिनोटाइप में दिखेगा आपको, और रिसेसिव एलील F1 जनरेशन में छिप जाएगा। बच्चे ध्यान रखना, इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हम किसी भी प्लांट की अगली जनरेशन की जेनेटिक ट्रेट्स बता सकते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप से हम लोग आगे बच्चे कैसे दिखेंगे उनके फिनोटाइप का जजमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस हैं लेकिन किया जा सकता है, ये इस बात का सिग्निफिकेंस है। कुछ एक्सेप्शन भी है मेरे भाई इस बात में। एक्सेप्शन क्या है समझो, ये दो एक्सेप्शन है ना, ये हमेशा रहेंगे, इनको बाद में डिस्कस भी किया जाएगा। डोमिनेंस वाली बात कही थी ना कि भाई एक डोमिनेंट होगा, एक्सेप्शन क्या आया समझो भाई। मेंडल की जो डोमिनेंस है ना हमेशा नहीं होती है, कई बार ये भी हो जाता है। क्या? कई बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो जाता है। बोला अच्छा इसमें क्या है, बोला भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ना तो कोई भी एलील पूरी तरह से नहीं दिखता। जैसे मान लो ये मिराबिलिस जलापा आपने लिया प्लांट, इसका एक तो रेड फ्लावर वाला लिया, एक सफेद कलर वाला लिया, इनका आपने जनरेशन पहली जनरेशन पैदा करी, हमने देखा पिंक फ्लावर हुए, ना तो रेड हुए ना व्हाइट हुए। बताओ, एक भी डोमिनेंट, ना तो रेड कलर वाला जीन भी डोमिनेंट नहीं हुआ, व्हाइट वाला भी नहीं हुआ, पिंक बन गए। पिंक का मतलब थोड़े से व्हाइट थोड़े से रेड, इसको बोलते कोडोमिनेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला। ऐसा भी हो सकता है, ये बात है मेंडल के एक्सेप्शन, इसको आगे आप पढ़ोगे, दूसरे वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी उसके आधार पे। तो एक तो आपसे पूछे कि मेंडल के पहले नियम के एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों एलील्स अपने गुण दिखा देते हैं। जैसे आदमी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो, भाई मान लो पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप है ए, एक का ब्लड ग्रुप है बी, दोनों में से बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ना वो या तो ए ही होना चाहिए या बी होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, ए बी का मतलब ए भी है बच्चे का, बी भी, दोनों आ गए उसमें। ये होता है आपका कोडोमिनेंस। तो भाई मेंडल ने तो ये कहा था एक ही डोमिनेंट होता है, ये दो दो भी आ जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा एक सफेद गाय और एक काला बैल, काला बुल, काला सांड और सफेद गाय, इनको क्रॉस करवाओ। कई बार ऐसे बछड़े पैदा होते हैं जिनकी पूरी बॉडी सफेद होती है लेकिन उसके ऊपर काले धब्बे होते हैं। बताओ, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ गई है ना, दोनों के एलील्स एक्टिव हो गए, ये होता है कोडोमिनेंस। तो ये मेंडल के एक्सेप्शन थे, उसके नियम में लागू नहीं होते। इनकी स्टडी आप लोग आगे चल के धीरे धीरे करेंगे भाई। समझ में आया भाई? मेंडल का नियम पहला जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई, ढंग से पढ़ लेना, यहाँ से बेटर कुछ नहीं होगा। ये कंसेप्ट यहाँ से करो, फिर एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो फिर बेहतरीन करवाऊंगा। एमसीक्यू कराऊंगा जब शानदार, फिर प्रैक्टिस 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 बहुत करवाऊंगा। चिंता मत करो, तुम अपने हिसाब से मत चलना, सही समय पे सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। एक बार कंसेप्ट समझते चलो, फिर एमसीक्यू के साथ सब कुछ रिवीजन भी होगा आपका।
चलो बच्चे फिर आज यहाँ तक रखते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया है। मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में फिर। जय हिंद भाई।